हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम एक छोटे से टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि यह टॉपिक जो है बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस से मैंने चूज करा है। और उस सिलेबस में जो टॉपिक प्रेजेंट है उस टॉपिक का नाम साइटोलॉजी है। क्या है? साइटोलॉजी है। और भी टॉपिक्स है, साइटोलॉजी है, जेनेटिक्स है, डिफरेंट डिफरेंट और भी टॉपिक्स है, बट साइटोलॉजी को मैंने यहाँ पर सबसे पहले स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन राइजेज, व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटोलॉजी क्या होता है और साइटोलॉजी को हम लोग स्टडी क्यों करते हैं? साइटोलॉजी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल बाय यूजिंग द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, इस साइटोलॉजी में हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं, और जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सेल को स्टडी करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? माइक्रोस्कोप होता है। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन में रखा हूँ यहाँ पर। माइक्रोस्कोप का रोल ये होता है कि हम ये पता कर सकते हैं कि सेल का शेप साइज कैसा है, सेल में केमिकल कंपोजिशन किस तरह का है, सेल्स ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनका लोकेशन किस जगह पर है, किस साइट पर है, ये सारे चीज पता कर सकते हैं। सेल का बिहेवियर कैसा है, ये भी सारा चीज पता कर सकते हैं। इस साइटोलॉजी को हम लोग अल्टरनेटिव सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। बहुत ब्रॉड एक सिलेबस होता है, ब्रॉड एक टॉपिक्स होता है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लर्न करने की होती है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखिए इसके हिस्ट्री बैकग्राउंड को ना मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा एक बीच से मैं चूज कर रहा हूँ। तो आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पर मैं रिटन पार्ट में लिखा हूँ। देखिए, ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड टू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया हूं मैं यहाँ पर। देखिए, एक नॉन सेलुलर है और दूसरा क्या है? सेलुलर है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी सेल से नहीं बना है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी सेल से नहीं बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन सेलुलर बोलते हैं। नेक्स्ट इधर की तरफ मूव करते हैं, राइट साइड की तरफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी सेल से बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलुलर बोलते हैं। और इस सेलुलर के आधार पर एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो फर्स्ट है यूनिसेलुलर और सेकंड है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी केवल एक सेल से बनी होगी, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर होगी। तो आप सबों को पता होगा, जो मुनेरा का मेंबर होता है, प्रोटिस्ट का मेंबर होता है, इनकी बॉडी कितने सेल से बने होते हैं? सिंगल सेल से बनते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर से बोलते हैं। मुनेरा, प्रोटिस्ट, ये सारे ऑर्गेनिज्म से होते हैं, सिंगल सेल से बनी इसकी बॉडी होती है। मल्टी सेलुलर जो एक सेल नहीं होगा, एक से ज्यादा सेल्स हो गए। मीनिंग क्या होगा? मेनी सेल्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म में ढेर सारे सेल्स प्रेजेंट हो गए, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? फंजाई होगा, एनिमलिया होगा, फंजाई होगा, एनिमलिया होगा, प्लांट होगा। ये सारे कैसे ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब आइए जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसको समझने की कोशिश करते हैं। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया हूं, एक वायरस है और दूसरा जो है विरुवाइड है। वायरस को सबसे पहले स्टडी करते हैं। देखिए, वायरस को न्यूक्लिक एसिड के आधार पर, न्यूक्लियोटाइड के आधार पर, न्यूक्लिक एसिड के आधार पर दो पार्ट में बांटा गया है, एक डीएनए वायरस और दूसरा है आरएनए वायरस। डीएनए वायरस को इसके नेचर के, डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल इस ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट होता है उसे हम लोग डीएनए कहते हैं। तो डीएनए वायरस जो होता है इसके नेचर के आधार पर कि इसमें किस तरह का डीएनए है, लीनियर नेचर का है कि सर्कुलर नेचर का है, इसके आधार पर दो क्लास में डिवाइड किया गया है, लीनियर डीएनए और सर्कुलर डीएनए। लीनियर में भी दो पार्ट होते हैं, एक सिंगल स्टैंड होता है और एक डबल स्टैंड होता है। सिंगल स्टैंड का मतलब ऐसे एक सिंगल स्टैंड होगा, डबल स्टैंड का मतलब इसमें दो स्टैंड होगा और ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। तो ये डबल स्टैंड हो गया, सिंगल स्टैंड होगा। जो सिंगल स्टैंड
जो सिंगल स्ट्रैंड से जो वायरस होगा उसको वो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हमें पार्बो वायरस लिखा हूँ। कौन सा वायरस लिखा हूँ? पार्बो वायरस। जो जिस वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है, या ऐसे भी बोलते हैं डीएनए वायरस में प्रेजेंट है, लीनियर नेचर का है, डबल स्ट्रैंडेड है। एग्जाम्पल के तौर पर हर्पीज वायरस, SV40 वायरस, एडिनो वायरस। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस हो गया और ये सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर वायरस हो गया। आरएनए वायरस सेम जो है कि सर्कुलर में भी वही कंडीशन में यहाँ पर रखा हूँ। सर्कुलर, ये देखिए सर्कुलर डीएनए का नेचर कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर में भी दो तरह के डीएनए होते हैं। एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, यहाँ पर हमें सर्कुलर बताना है। सर्कुलर मतलब सर्कल, गोला टाइप का। यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होगा, ये सर्कुलर डीएनए है। तो सर्कुलर डीएनए जो सिंगल स्टैंडर्ड होगा वो जिम्नी वायरिडी होगा और M30 वायरस होगा। यहाँ पर दो वायरस का नाम लिखा हूँ, जिम्नी वायरिडी वायरस और M30 वायरस, जिनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। कैसा होता है? M30 जिम्नी वायरिडी में सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर नेचर का होता है। जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेचर का होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, उस वायरस को हम लोग कालुमो वायरिडी वायरस बोलते हैं और वैक्यूलो वायरस बोलते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया। आरएनए वायरस को भी हम लोग सेम डीएनए वायरस के बेस पर डिवाइड करते हैं, इसी के आधार पर कि निकले इसमें जो है कि जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका नेचर कैसा, लीनियर होता है और सर्कुलर होता है। लीनियर के तौर पर सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। सर्कुलर में भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसका एग्जाम्पल खुद से पुट करेंगे, ठीक ना। वेरोवाइड जो होता है ओनली वेरोवाइड के लिए जो होस्ट के तौर पर यूज होता है ओनली प्लांट होता है। कौन होता है? प्लांट होता है। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए ही होता है, डीएनए नहीं होता है। तो ये एक नॉन सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी थोड़ा सा एक क्लासिफाइड किया गया है इसके न्यूक्लिक एसिड के आधार पर, न्यूक्लिक एसिड के आधार पर। सेलुलर को हम लोग, सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक यूबैक्टीरिया, एक आर्चीबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया और आर्चिया। यूबैक्टीरिया में आ जाएगा बैक्टीरिया और आर्चिया में आ जाएगा आर्चीबैक्टीरिया। इनका डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट सारा चीज बना के रखा हुआ है, नोट्स और PPT बना के रखा हूँ, उनमें सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पे एक शॉर्टकट में आइडिया दे रहा हूँ। तो प्रोकैरियोट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूबैक्टीरिया और आर्चिया। इसका एग्जांपल यूबैक्टीरिया का बैक्टीरिया हो जाएगा, आर्चिया का आर्कीबैक्टीरिया हो जाएगा। यूकैरियोट को इसके ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर दो पार्ट में बांटा गया है, एक यूनिसेलुलर बांटा गया है और एक मल्टीसेलुलर बांटा गया है। यूनिसेलुलर में प्रोटिस्ट आ जाएंगे, मोनेरा आ जाएंगे। मैं शुरू में एग्जांपल बताया था, प्रोटिस्ट, मोनेरा। अब प्रोटिस्ट में भी क्लोरोफिल के आधार पर किस ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो करता है और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो करता है। तो क्लोरोफिल के आधार पर प्रोटिस्ट को on the basis of chlorophyll present, protist divide into two part, photosynthetic और non photosynthetic। कौन सा हो जाएगा? फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक करने वाले प्रोटिस्ट जो होते हैं, डाइटम्स होता है, डाइनोफ्लैजिलेट होता है और इग्लिना होता है। इन सबों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का नेचर ए है, बी है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अलग अलग क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। बट इग्लिना में जो मोस्टली होता है ए क्लोरोफिल ही होता है, क्लोरोफिल भी होता है। डाइटम्स में क्लोरोफिल भी होता है, क्लोरोफिल सी होता है। नॉन फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट है, स्लाइम मोल्ड है। स्लाइम मोल्ड की प्रॉपर्टी जो है फंजाई और प्रोटोजोअन दोनों से सिमिलरिटी, इसकी प्रॉपर्टीज मर्ज करती है। इसकी जो प्रॉपर्टी है स्लाइम मोल्ड की, जो इसका कैरेक्टर फीचर्स है,
फंजाई से भी और प्रोटोजुआ से मैच करता है, तो इसको हम लोग स्लाइम मोल्ड कहते हैं। प्रोटोजुआ नॉन फोटोसिंथेटिक के तौर पर प्रोटोजुआ एनिमल्स आ जाएंगे, जिसमें प्रोटोजुआ एनिमल्स में अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा और प्लाज्मोडियम आ जाएगा। ये सारे ऑर्गेनिज्म नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो ये यूनिसेलुलर की कैटेगरी को मैंने कैटेगराइज किया। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मैं यहाँ पर एक छोटे से चार्ट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इसके न्यूट्रिशन के बेस पर ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में डिवाइड किया गया है। किसको? मल्टीसेलुलर को। मल्टीसेलुलर किस तरह का न्यूट्रिशन, इनमें न्यूट्रिशन का मोड होता है, विधि, इसमें किस तरह की विधि होती है फूड को बनाने की, उसके विधि के आधार पर हम लोग मल्टीसेलुलर को ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में डिवाइड करते हैं। ऑटोट्रॉफिक में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मोस्टली प्लांट आते हैं, और फूड के तौर पर वो इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? फूड के तौर पर किसको लेते हैं? इनऑर्गेनिक कार्बन को, जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को शो करता है। वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनऑर्गेनिक कार्बन को यूटिलाइज करता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। एक रिफ्लेसिया का मेंबर होता है जो एंजियोस्पर्म प्लांट है और हायर क्लास से बिलोंग करता है, बट इस रिफ्लेसिया जो प्लांट है, ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को शो नहीं करता है। तो ये एक एक्सेप्शन के तौर पर रिफ्लेसिया जो फोटोसिंथेसिस को शो नहीं करता है। तो ऑटोट्रॉफिक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इनऑर्गेनिक कार्बन को यूटिलाइज करता है और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से फूड को प्रिपेयर करता है। हेटरोट्रॉफिक में क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिक कार्बन को यूटिलाइज करता है। किसको यूटिलाइज करता है? इनऑर्गेनिक कार्बन को, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, इन सबको यूटिलाइज करके हेटरोट्रॉफिक जो होता है अपना फूड प्रिपेयर करता है। जब फूड प्रिपेयर करता है तो इस फूड को लेने के आधार पर, इनटेक के आधार पर एनिमल को दो क्लास में बांटा गया है, फंजाई और एनिमल्स। फंजाई और एनिमल्स। फंजाई क्या करता है? फूड को एब्जॉर्ब करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है फंजाई। बट एनिमल क्या करता है? फूड को इनगल्फ करता है। बस यही इसमें डिफरेंट है कि फूड को इनटेक के आधार पर, किस तरह से फूड को इनटेक ऑर्गेनिज्म लेता है, उसके आधार पर हेटरोट्रॉफ को दो क्लास में बांटा गया, फंजाई ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स ऑर्गेनिज्म। तो एनिमल क्या करता है? फूड को डायरेक्टली इनगल्फ कर लेता है, और फंजाई क्या होता है? फूड इसके चारों तरफ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहेगा और उसमें से धीरे धीरे फूड को एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो ये एक चार्ट के थ्रू सेल के थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन के बारे में मैंने आइडिया दिया हूँ। ये बहुत ही आप लोग के हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाइम मिलेगा तो। थैंक यू।